स्टोरी सागर हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी आकाशवाणी है, शरदिंदु बनर्जी द्वारा लिखी गई है। आज की कहानी आकाशवाणी शुरू हो रही है। हम में से कुछ लोग क्लब की बालकनी पर चुपचाप बैठकर धूम्रपान कर रहे थे। फाल्गुन माह की सुंदर धुंधलका हवा में गोरोचन की शीतल आभा बिखेर रहा था। ऐसी ही एक शाम बरदा के मुंह से भूत प्रेत की बातें बंद हो गई थीं। वह कोई प्रेम गीत गुनगुना रहा था। युवा बगीचे में एक पक्षी है। उसी समय सुधांशु प्रकट हो गया। हालांकि सुधांशु हमारे मित्र हैं, लेकिन वह लंबे समय से क्लब के सदस्य नहीं है। यह हाल ही में हुआ है। शायद वह बरदा से भूतों के बारे में बहस करने के इरादे से क्लब में दाखिल हुआ था। जादू टोने के बारे में नास्तिक कट्टरता जैसी कोई चीज नहीं है। जब भी बरदा आंख मिलाता तो उसका चेहरा एक लड़ते हुए मेढ़े की तरह जुजुत्सु भाव पर आ जाता। फिर दोनों लोगों के बीच शुरू हुई बहस की तुलना ढूंढनी हो तो आपको रामायण और महाभारत का रुख करना होगा। लेकिन आज मैंने देखा कि सुधांशु के चेहरे पर रौनक नहीं है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। उसके मन को बड़ा सदमा लगा। अमूल्या ने पूछा, हे सुधांशु, तुम्हारे बदन पंखु क्यों है? सुधांशु ने कोई उत्तर नहीं दिया, सीधे बरदा के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने कुछ देर तक मुंह में भरे पानी को देखते हुए गहरे स्वर में कहा, भाई बरदा, अपने पैर धुलो दीजिए। बलिया ने उसके पैर पर हाथ रखा और उसके सिर पर हाथ फेरा। हम सब जम्हाई लेते रहे। मैंने अपने जीवन में ऐसा मामला कभी नहीं देखा। बरदा ने वबाच्यका को भी खा लिया। उन्होंने सुधांशु का हाथ पकड़कर अपने बगल की कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कल की घटना के बाद मैं अब भूतों पर विश्वास नहीं करता। फिर हम कल की घटनाएं सुनने के लिए उसके चारों ओर बैठ गए। सुधांशु ने कुछ देर तक आकाश की ओर विक्षिप्त दृष्टि से देखते हुए कहना शुरू किया, 1 महीना हो गया जब हमारे पड़ोस में एक नए बंगाली सज्जन आए, प्रियतोष बाबू। जो मकान एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था वह किराए पर है। घर के चारों ओर बाढ़ से घिरा खाली स्थान, पीला घर। मुझे लगता है आपने इसे देखा। पहले दिन प्रियतोष बाबू से बात हुई। पड़ोस में एक नया बंगाली आया है, इसलिए मैं उसका स्वागत करने के लिए उसके पास गया। 45 साल की उम्र के एक खूबसूरत सज्जन। पहले दिन मिस्त्री ने बुलाकर घर के ऊपर रेडियो एरियल लगवा दिया। मुझसे थोड़ी बात हुई। प्रियाएं कुछ नहीं करती, पैसे हैं, कोई बेटा बेटी नहीं है। 10 साल पहले तलाक हो गया। तब से जब चाहो इधर उधर घूमो। इससे पहले वह 1.5 साल तक गया में थे। अब उसका वहाँ मन नहीं लगा तो वह आ गया। सज्जन अकेले रहते हैं, लेकिन इतने बड़े घर का क्या करें, यह थोड़ा आश्चर्य की बात लगी। लेकिन इसे पहली बातचीत में नहीं पूछा जा सकता। वह अपने साथ जो फर्नीचर लाया था वह भी बहुत महंगा और शानदार है। देखिए क्या होता है जब आदमी खतरनाक और बूढ़ा होता है, आत्मा को बिल्कुल ताजा रखता है। फिर मैं 2 बार और उनके घर गया। उनके चरित्र में 2 छोटी विसंगतियां थीं। वह खुशमिजाज आदमी है, लेकिन अच्छा खाता है। केवल एक शुको नौकर होने के कारण वह दिन में अपना काम खत्म करने के बाद घर चला जाता है। उनके घर में जूट तो नहीं है, लेकिन लिविंग रूम को तस्वीर की तरह सजाया गया है। यह विश्वास करना कठिन है कि पुरुष इतने गंदे हो सकते हैं। मैंने यह भी देखा कि वह आदमी जितना मासूम है उतना मिलनसार नहीं है। मीठी मीठी बातें करो, लेकिन कम बोलो।
बात करने या सुनने से उसका ध्यान भटक जाता है। इसके अलावा मैं 3 बार उनके घर गया, उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। थोड़ा नाराज संदेह है, वह यह सोचे कि मैं उसे बड़ा आदमी समझकर उसकी खुशामद कर रहा हूँ। मैंने जाना बंद कर दिया। फिर रास्ते में कभी कभार मुलाकात होती रही। अब तक इस प्रकार 3 सप्ताह बीत गए। ऐसे समय में जब मन प्रियतोष बाबू से लगभग मुक्त हो गया था, मैंने प्रियतोष बाबू के बारे में कुछ शब्द सुने। ये खबरें सबसे पहले लड़कियों के कानों तक पहुंचती हैं। मेरी पत्नी ने खबर दी, प्रियतोष बाबू अच्छे आदमी नहीं हैं। रात को 10 बजे के बाद उनके घर में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। पड़ोस के कुछ लोगों ने सुना। यह कोई असंभव बात नहीं है। मन फटने लगा। मैंने प्रियतोष बाबू को जो देखा, उससे वह कोई कामुक कुतिया नहीं लग रहा था। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जिन्हें मैं जीवन भर देखता रहा हूँ, उन्हें मैं पहचान नहीं पाता और मुझ में इतना भी अभिमान नहीं कि प्रियतोष बाबू के चरित्र को एक ही नजर में पहचान लूंगा। इसके अलावा चाहे सच हो या झूठ, इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मैं लिविंग रूम में बैठकर अजीब अटकलें लगा सकता हूँ। कम से कम उस समय तो ऐसा ही लग रहा था। कल सुबह पड़ोस की छोकरा टीम के चाय भुट्टो मुझसे मिलने आए। भूतो डाकाबू को लड़का, मन में कोई धड़कन नहीं है। गुस्से का आवेश आते ही उन्होंने प्रियतोष बाबू का जिक्र किया तो बोले, मुझे लगता है आपने सुना। देख लूं, भुट्टो का दिमाग अभी भी हमारे जितना लापरवाह नहीं हुआ है। मुझे अनिच्छा से स्वीकार करना पड़ा, मैंने कुछ सुना। भुट्टो ने मेज पर कील ठोंक कर कहा, ऐसे लोगों को पड़ोस में नहीं रखा जा सकता। लड़के कह रहे हैं, चलो दिन में 2 घाव देंगे तभी बचेंगे। बल्कि करना तो यह है कि यह जांचना चाहिए कि बात सच है या नहीं। भुट्टो ने कहा, यह बहुत हो गया, आप स्वयं इसकी जांच कर लें। भूत से सलाह करने के बाद रात को प्रियतोष बाबू के घर जाने का निर्णय लिया गया। काम बिल्कुल भी सुखद नहीं लग रहा था, लेकिन किसी व्यक्ति को कुछ भी न देने से पहले उसके अपराध के बारे में निश्चित होना बेहतर है। रात 10:30 बजे के बाद खाने पीने के बाद रबर सोल वाले जूते पहनकर निकलता हूँ। मैंने अपनी पत्नी से कहा, लौटने में देर हो सकती है, सो मत। दिल्ली से फिल्मी गाने दे रहे हैं, रेडियो पर सुनो। प्रियतोष बाबू के गेट के सामने भुट्टो से मुलाकात हुई। भूत ऐसे गुंडे जूते पहनकर आया था कि उसकी आवाज 1.5 मील दूर से सुनाई देती थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें ये जूते पहनकर अंदर नहीं जाना चाहिए, पीड़ित भाग जाएगा। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, मैं बाहर पहरा दे रहा था। सड़क अब सुनसान थी। प्रियतोष बाबू के घर में अंधेरा है। मैं गेट से अंदर चला गया। घर के सामने आने पर सामने के दरवाजे के सिर के ऊपर लगे मेहराबदार शीशे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां सब बंद हैं, लेकिन अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई धीमी आवाज में बात कर रहा हो। मेरे सीने में धड़कन हो रही थी, क्योंकि किसी को चोर की तरह अगले घर में घुसने की आदत नहीं होती। पकड़े जाने पर मैं क्या कहूँगा, इसका एक मसौदा मैंने अपने पास रख लिया, लेकिन घबराहट यहीं नहीं रुकी। हालांकि जब अप्रिय कर्तव्य निभाना ही पड़े तो झिझकने का कोई मतलब नहीं है। घर के सामने खुली बालकनी है, फिर लिविंग रूम है। मैं बैठक कक्ष के बंद दरवाजे के सामने यथासंभव चुपचाप खड़ा रहा। हल्की हल्की हवा चल रही थी, फागुन रात की हवा, ठंडी और हल्की। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि इतनी रात में प्रेमी के घर की जासूसी करना अपराध है, चाहे वह अवैध प्रेम ही क्यों न हो।
लेकिन रहने दो, यह मन की क्षणिक कमजोरी मात्र है। कमरे में दो लोग बात कर रहे हैं, वह बहुत ही सरल स्वर में बोले। किसी की आवाज पहचानना मुश्किल नहीं था, निस्संदेह प्रियतोष बाबू की आवाज थी। दूसरी आवाज एक महिला की, मिठास से भरा गला, लेकिन हमेशा की तरह नहीं। इसमें एजरा के तारों की ध्वनि जैसी धात्विक ध्वनि है। मैं सुनने लगा। आवाज बिल्कुल साफ है, लेकिन मैं शब्दों का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। एक समय प्रियतोष बाबू एक कविता पढ़ते दिखे, तुमी साका सोहाग सोइचेले सखी। फिर थोड़ी देर के लिए बातचीत अस्पष्ट हो गई। मैंने दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश की। बातचीत का लहजा बदल गया है, मान अपमान का दौर आ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला आवाज कह रही हो, जाओ, मैं तुमसे दोबारा बात नहीं करूंगा, और आना भी मत। तुम क्यों हो? मेरा मन न केवल आश्चर्य से बल्कि भय से भी भर गया, क्योंकि स्त्री की आवाज केवल एक बंगाली लड़की की आवाज नहीं है, बल्कि एक शिक्षित और सुरुचिपूर्ण बंगाली महिला की आवाज है। मैं पसीने पसीने हो रहा था और सोच रहा था कौन हो सकता है। अचानक कमरे में सारी आवाजें बंद हो गईं। लगभग 10 सेकंड और कोई आवाज नहीं। फिर एक मधुर व्यंग्य फूट पड़ा। जब हंसी रुकी तो मुझे एक स्पष्ट महिला आवाज सुनाई दी। एक सज्जन दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहे हैं, जाओ, इसे ध्यान से घर लाकर बैठो। मुझे आश्चर्य हुआ। भाग निकलने के बारे में सोच ही रहे थे कि प्रियतोष बाबू ने दरवाजा खोला और वहीं खड़े हो गए। कमरे में रोशनी थी, हल्की ऊर्जा का नीला बल्ब। मैंने देखा कि प्रियतोष बाबू के चेहरे पर झुंझलाहट और गुस्सा तो था, लेकिन अवैध संबंध में पकड़े जाने की शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं था। उसने कहा, आइए। मैं किसी तरह सुन्न होकर घर में दाखिल हुआ, लेकिन कमरे में और कोई नहीं है। महिला की आवाज कहाँ गायब हो गई। कमरे के केवल एक तरफ रेडियो सेट के अंदर से रोशनी आ रही थी, मानो प्रियतोष बाबू इतनी देर से रेडियो सुन रहे थे। वह रेडियो बंद किए बिना ही दरवाजा खोलने आ गए। यदि प्रियतोष बाबू ने मेरे साथ कठोरता से व्यवहार किया होता तो मैं थोड़ा मजबूत हो जाता, लेकिन वह मुझे इतनी विनम्रता से रेडियो के पास ले गए कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने अपने चेहरे पर हाथ फिराते हुए धीरे से पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, मेरे कानों में फिर से व्यंग्य की गूंज सुनाई दी। मैं खड़ा होकर देखता हूँ, आवाज रेडियो के अंदर से आ रही है। तभी मुझे एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी, एक जरूरत है। आप किसके साथ बात करता हो ये जानने के लिए छुपके सुनने आए हैं। मैं मीटिंग में रेडियो से दूर चला गया। सिर पर बाल खड़े प्रतीत होते थे और शरीर कांटेदार था। मैंने चकित होकर पूछा, यह क्या है? कौन बात कर रहा है? प्रियतोष बाबू। प्रियतोष बाबू ने एक बार नजर उठाकर मेरा पेय मांगा, फिर सिर झुकाकर धीरे से कहा, मेरी पत्नी। आपकी पत्नी? लेकिन रेडियो से एक कर्कश आवाज निकली, लेकिन वह मर चुका है, क्या यह नहीं है? आप कैसे हैं? तुम मेरे पति को परेशान करने क्यों आए हो? जाओ, घर जाओ। आप किस तरह के सज्जन व्यक्ति हैं? तुम्हें मेरे पति के चरित्र पर निगरानी रखने का क्या अधिकार है? वह आपके पड़ोस में आए हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका पड़ोस पवित्र हो गया है? फिर अचानक यह गर्म कर्कश आवाज चिंता में पिघल गई। जाओ, अब लेट जाओ, नहीं तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा।
बहुत रात हो गई। प्रियतोष बाबू उठ खड़े हुए। मेरे दिमाग का अंदरूनी हिस्सा गड़बड़ हो गया था। मैंने एक ग्रामीण की तरह कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रेडियो के अंदर से प्रियतोष बाबू ने थके हुए स्वर में कहा, मेरी पत्नी कभी कभार रेडियो पर मुझसे बात करती है। उनकी मृत्यु के बाद से यही हो रहा है। यही मेरे जीवन की एकमात्र पूंजी है। वह परिवार चलाता है, वह सब कुछ करता है, मैं बस वही करता हूं जो वह कहता है। मन अभी भी आश्चर्य से आधा अधूरा था। मैंने कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? रेडियो से धीमा उत्तर आया, तुम उसे समझ नहीं पाओगे। समझने की व्यर्थ कोशिश भी मत करो, बल्कि घर जाओ। आपकी पत्नी को छाती की जांच नहीं है। चाहो तो जल्दी घर जाओ, नहीं तो फिर उसे न देख पाओगे। अंत में शब्द अत्यंत गंभीर हो गए। मैं प्रियतोष बाबू के घर से अपने घर की ओर उसी तरह भागने लगा जैसे उस व्यक्ति ने संत भाषा में कहा था, बेतरहत कुक्कुर। हो सकता है कि रास्ते में कोई भूत उसके साथ गया हो, लेकिन यह जागृत चेतना का मामला नहीं था, बस एक अस्पष्ट एहसास था। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि लिविंग रूम में रेडियो चालू था, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी और पत्नी चटाई लाने के लिए फर्श पर लेटी हुई है। उसकी आंखें बंद हैं, एक हाथ इतना असामान्य रूप से फैला हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, आप मन की स्थिति समझ सकते हैं। मैं लगभग उसकी गर्दन पर गिर पड़ा। वह लड़खड़ाते हुए बोला, आओ, मुझे थोड़ा नींद आ गया। एजरा की धात्विक बेहोशी की तरह रेडियो से एक तरल हास्यपूर्ण हंसी निकल रही थी। फिर आवाज, कैसा लगा? और जाओगे? दूसरों की कम मैं दखल अंदाजी करने, इसलिए थोड़ा डराया था। Thanks for watching the video. For more updates, please subscribe to our channel and press the bell icon.